हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम दोस्तों आपको दोस्तों यानी कि आर ओ के दोस्तों जो पेपर होने वाले हैं उसकी आपको टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं दोस्तों, जो कि हमारी पहली टेस्ट सीरीज़ है। तो इन टेस्ट सीरीज़ में शुरू करते हैं, जो कि दोस्तों जीएस के 140 प्रश्न आपको मिलेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यानी कि पीछे प्रीवियस ईयर जो पेपर को देखते हुए इनको बनाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं, इनको करते हैं यानी कि इस टेस्ट सीरीज़ में। इसमें से दोस्तों जो हमारे प्रश्न है यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, तो इसमें से देखते हैं इन प्रश्नों को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाते हैं इसमें दोस्तों। जैसे हमारा प्रश्न पूछ लेता है कि दोस्तों इसमें से क्या पूछ रहा है, इसमें से पूछ रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र प्रासाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो कौन सा स्थित नहीं है, यानी कि दोस्तों नररान, या दोस्तों नवदाटोली, या दोस्तों खैराडी, या सोह गौरा। तो इनमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा, जो दोस्तों ताम्र प्रासाणिक काल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इनमें से एक स्थित नहीं है, तो दोस्तों इनमें से एक स्थित नहीं है, वो ऑप्शन दोस्तों ए सही है दोस्तों, यानी कि नहरान नहीं स्थित है। बाकी दोस्तों ये सारी जगह उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न आता है। और दूसरा नंबर प्रश्न ये है, आपसे पूछ रहा है इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों क्या, कि भारत में प्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल है, या ताम्र पाषाण काल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि जो कृषि प्रारंभ हुई थी वो नव पाषाण काल में दोस्तों कृषि प्रारंभ हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों थोड़ा मिलान करने के लिए इसमें से सही विकल्प आपको चुनना है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आर ओ में मिलते हैं आपको, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इनमें से आपको पूछा जा रहा है कि दोस्तों इसमें सुमेलिखित करना है, यानी कि दोस्तों हड़प्पा यानी कि राखलदास बनर्जी ने खोजा था उत्खनन करता, या चंदू दहाड़ो दोस्तों मैके ने किया था, या रोपड़ दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, या लोथल दोस्तों RS बिष्ट ने किया था। इनमें से कौन सा विकल्प राइट है ये आपको बताना है इनमें से। तो इसमें से बताइएगा दोस्तों इसका कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर आता है, इसमें से जो हड़प्पा की सभ्यता थी दोस्तों वो राखलदास बनर्जी जी ने की थी, ये तो बिल्कुल सही है। लोथल को दोस्तों R बिष्ट जी ने किया था, तो याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है इसमें से दोस्तों जो हमारे सही आंसर थे ये तो सब मिल गए। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें से क्या आता है, नेक्स्ट पर 4 नंबर प्रश्न आता है। और 4th नंबर प्रश्न में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों काल का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें से बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मोहन जोदाड़ो है, बनवाली है, मांडा है, या हुलास है। तो चलिए इनमें इसका आंसर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों मांडा है, जो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों यानी कि मांडा स्थल है, जहाँ दोस्तों प्राक हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों काल का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, ये जगह जो मांडा है ये जम्मू कश्मीर में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5th नंबर प्रश्न आता है। 5th नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलिखित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा सही सुमेलिखित नहीं है। इसमें से ऑप्शन ए आता है दैमदाबाद, यानी कि दैमाबाद है गोदावरी से। यह ऑप्शन दोस्तों बी है आलमगीरपुर यमुना से है, या दोस्तों सी है यानी सुतकोंडा दोस्तों दाशक है, या मांडा दोस्तों सिंधु से। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको जो सही आंसर मिलेगा वो ऑप्शन सी मिलेगा दोस्तों। इनमें से दोस्तों जो 3 तो आपको यानी कि दैमाबाद गोदावरी है, आलमगीरपुर यमुना है, मांडा दोस्तों सिंधु है। इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों यानी सुतका गेंडर वो दाशक नहीं होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, 6 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल यानी कि सारू तुलाई वर्तमान में किस देश में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, चीन में, या भारत में। बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर दीजिएगा, टाइप भी कीजिएगा नीचे आप कमेंट बॉक्स में। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा यानी कि जो हमारा 6 नंबर प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा कौन सा, यानी कि अफगानिस्तान होगा। ये दोस्तों जो इसका दोस्तों स्थित है यानी कि शारुल तुलाई वर्तमान में दोस्तों जो स्थित है वो अफगानिस्तान में स्थित है। ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है 7वां नंबर, निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैल, हिरन, घोड़ा, या गैंडा। इनमें से आपको बताना है आंसर इसमें से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा। यहाँ पर दोस्तों यानी हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों इसमें से मोहरों में घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते, बैल के मिलते हैं, हिरन के मिलते हैं, गैंडे के मिलते हैं। ये मोहरों में पाया जाता है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, इधर आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न में। 8th नंबर हमारा प्रश्न आता है और 8th नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से आपको पता लगाना क्या है, इसमें से असत्य यानी हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी कौन सा गलत है, ये आपको बताना है 8वें नंबर में। तो दोस्तों इसमें से कौन सा, तो पहला ऑप्शन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ये तो दोस्तों बिल्कुल राइट है कि इसमें से कोई वो नहीं है। फिर इसके बाद बी ऑप्शन आता है, हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक प्राकृतिक था। ये भी दोस्तों सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी। ये नहीं आता है दोस्तों, धार्मिक रीति रिवाजों में समानता नहीं आती। आपने ध्यान से अगर देखा होगा दोस्तों, जो इनके रीति रिवाज थे यानी कि जो गरीब लोग रहते थे उनकी बस्ती अलग रहती थी, जो दोस्तों बड़े लोग थे उनकी बस्ती एक नगर पूरा बसता था, ऐसे करते थे। डी ऑप्शन को देख लेते हैं, हड़प्पावासी पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पावासी पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे। आपने उस मूर्ति की दोस्तों इमेज देखी होगी दोस्तों, जो नर्तकी मिल रही थी नाचती हुई, तो वहां से फाइंड होता है ये पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे। फिर इसके बाद 9 नंबर प्रश्न आता है, सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा एक प्रचलित मत है। तो कौन सा एक प्रचलित मत है, यानी कि बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, या फिर दोस्तों नदी मार्ग परिवर्तन, या दोस्तों आर्यों का आक्रमण, या दोस्तों उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका जो 9th नंबर होगा दोस्तों वो उपयुक्त में से भी, क्योंकि ये सारे तीनों रीजन दिया गया है। लेकिन जब भी आपको कभी अलग ऑप्शन मिले तो उसमें दोस्तों आपको ऑप्शन ए लगाना पड़ेगा कि बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा। तो सबसे जो मेन इनमें से जो कि अगर 100 में देखा जाए तो दोस्तों इसमें से जो 60% जो काम होता है दोस्तों वो बाढ़ को प्रेफर किया जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता थी जिसका यानी कि अंत होने का जो लास्ट पोजीशन था वो बाढ़ था। लेकिन जो अपने अपने विद्वान अलग अलग प्रोफेसर अपनी अपनी बातों को मानते हैं। फिर 10 नंबर आता है, प्राचीन आर्यों के निवास स्थल यानी कि सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है। तो कौन सी यानी कि आर्यों के निवास स्थल सिंधु के क्षेत्र विस्तार में शामिल नहीं है ये बताना है। यानी कि वितास्ता है, अस्किनी है, गोमल है, सरस्वती है। इनमें से आपको बताना है 10 नंबर में। तो इसमें से कौन सा होगा जो इसका राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो यानी कि गोमल शामिल नहीं है। इनमें से दोस्तों जो यानी कि इसमें से जो शामिल है वितास्ता है, अस्कनी है, सरस्वती है, और दोस्तों यानी कि इसमें से जो हमारी एक नदी और आती है सिंधु आ जाती है जो कि शामिल होती है। फिर इसके बाद दोस्तों विपाशा आ जाती है, पारुषणी आ जाती है, अस्कनी आ जाती है, सरस्वती तो आती है ऑलरेडी वैसे भी है। तो इसमें से दोस्तों ये नदियाँ आ जाती है, तो इनको भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद 11 नंबर प्रश्न आता है और 11 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यजुर्वेद का, ऋग्वेद का, अथर्ववेद का, या सामवेद का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो शतपथ ब्राह्मण था वो दोस्तों किससे था, वो दोस्तों यजुर्वेद से था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया है। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया है ये आपको बताना है। सूर्य को, इंद्र को, वरुण को, विष्णु को, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कृषि का देवता माना गया है वो वरुण को माना गया है। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से कभी कभी आपको मिलता होगा और भी आज जैसे महावीर का स्वामी का दोस्तों सिंह माना जाता है, जो सिर्फ जैन धर्मों के प्रति वो आते हैं दोस्तों, सॉरी उसमें से अलग आता है। यानी कि इसमें से और भी माने जाते हैं, जैसे कि बैल भैंस जो घरों में पाले जाते हैं इनकी भी पूजा होती थी। आपने कभी योगी बाबा का नाम सुना होगा, तब इनके उसमें कई सारी इमेजेस मिलती हैं जो वैदिक काल में इसको पूछते थे। फिर इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से कि दोस्तों यानी कि इसमें से आपको प्रतीक चिन्ह बताना है। इसमें से कौन सा सुमेलित है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है ये आपको ढूंढना है। यानी नियमित नाथ दोस्तों अश्व का होता है, या आजित नाथ कलश का, या पार्श्वनाथ सर्प का, या दोस्तों मल्लीनाथ सिंह का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 13 नंबर का वो आपको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा। इसका जो राइट आंसर होता है यानी कि पार्श्वनाथ होता है। फिर दोस्तों जो नेमिनाथ नाथ होता है तो इसका ये नहीं होगा, इसका जो होगा दोस्तों वो होता है कौन सा, वो दोस्तों शंख होता है। शंख आप याद रखिएगा, नेमिनाथ का शंख होता है। और फिर जो दोस्तों यानी कि आजित नाथ का है दोस्तों वो होता है कौन सा, वो होता है हाथी। वो हाथी इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों जो मल्लिक नाथ तो नहीं, ये माल्लिक नाथ का जो आता है वो सिंह नहीं होता दोस्तों, वो कलश होता है। वो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो कलश होगा। ऋषभ देव का बैल जानते हैं। और दोस्तों जो सिंह होता है दोस्तों वो महावीर स्वामी का होता है। फिर इसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि दोस्तों बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन अनुसार कथन सत्य है। इनमें से दो ऑप्शन दिए गए। बौद्ध धर्म दोस्तों आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं।
बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धों को नहीं मानते। तो इसमें से आपको कौन सा ठोस लग रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी मान्यता नहीं थी दोस्तों। इसमें से जो इसका राइट आंसर, बौद्ध दर्शन के संबंध में अगर देखा जाए तो दोस्तों, बौद्ध दर्शन आत्मा की सत्ता को दोस्तों अस्वीकार करते हैं, ये पुनर्जन्म तथा कर्म को मानते थे। इनको ऐसे याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, यानी फिफ्थ, यानी कि इसमें जो हमारा 5 नंबर आता है, यानी कि 15 नंबर प्रश्न आता है, 15 नंबर प्रश्न आता है। और 15 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी चेदिस दोस्तों, यानी सेतित्वती, आमश्यक, पोटिल है, या दोस्तों इसमें से आता है कंबोज, हाटक है, अंग राजग्रह है दोस्तों, यह अंग का राजग्रह है। इनमें से आपको कौन सा दोस्तों सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो अंश कौन सा होगा, वो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, अंगराज यानी अंग राजग्रह होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 16 नंबर प्रश्न आ जाता है। और 16 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से जो पूछा जा रहा है आपसे, 16 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। तो किसने स्थापित किया, यानी कि ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी प्रसेनजीत, ऑप्शन डी बिंबिसार। इनमें से यानी पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा। इसका जो सही आंसर बी होगा दोस्तों, हर्यक वंश के जो शासक उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और दोस्तों जो यानी कि सर्वप्रथम मगध साम्राज्य की जो राजधानी दोस्तों राजगृह से पाटलिपुत्र को इसको ट्रांसफर किया गया था, बनाया गया था। फिर इसके बाद 17 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता। तो किसे नहीं माना जाता, नालंदा को नहीं माना जाता, या वाराणसी को नहीं माना जाता, या तक्षशिला को नहीं माना जाता, या दोस्तों उज्जैन को नहीं माना जाता। तो इसमें से दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर होगा दोस्तों नालंदा। यानी कि जो कौन से शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना, तो नालंदा को नहीं माना जाता, ये आपको बताना है। तो इसका 17 नंबर जो राइट आंसर वो ए होगा दोस्तों। अगर देखा जाए तो मौर्य काल में दोस्तों जो वर्ण श्रम धर्म के अनुसार अगर शिक्षा दिए जाने का दोस्तों उल्लेख मिलता है, यानी वर्ण के अनुसार, यानी कि जाति के अनुसार। इस काल में दोस्तों धर्म व्याकरण अर्थात दोस्तों जो व्रत था, यानी कि शिक्षा के अनिवार्य विषय माने जाते थे। जो मौर्य काल में दोस्तों वाराणसी, तक्षशिला, उज्जैन, इनको दोस्तों प्रमुख शिक्षा का केंद्र माना जाता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न आता है। और 18 नंबर प्रश्न क्या आता है, इसमें से दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि भूमिदान का पहला अभिलेख साक्ष्य मिलता है, तो कहाँ से मिलता है भूमिदान का। ऑप्शन ए है आपके सामने दोस्तों, नासिक अभिलेख से, नानाघाट अभिलेख से, या बेशनगर अभिलेख से, या दोस्तों मेहरौली चंद्र यानी कि चंद्र अभिलेख से। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 18 नंबर का, जो दोस्तों भूमिदान का पहला मिलता है दोस्तों, वो नानाघाट अभिलेख से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखिएगा दोस्तों। फिर इसके बाद 19 नंबर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा प्रमुख बंदरगाह था। यानी कि गुप्तकालीन जो पश्चिम बल के बंदरगाह थे, उनमें से सर्वप्रथम कौन था, महत्वपूर्ण कौन था। तो इसमें से ऑप्शन ए है आपके सामने चौल बंदरगाह, ऑप्शन बी है कल्याण बंदरगाह, या ऑप्शन सी है कैम्बच बंदरगाह, या ऑप्शन डी है भड़ोच बंदरगाह। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा, वो भड़ोच बंदरगाह दोस्तों, ये गुप्तकालीन का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। फिर इसके बाद इससे समुद्री व्यापार ज़्यादा होते थे जो पश्चिमी देशों की तरफ से। फिर इसके बाद यानी कि 20 नंबर प्रश्न आता है। और 20 नंबर प्रश्न ये है कि दोस्तों भारत में हूणों सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी। तोरमड़ा, या दोस्तों साल, या दोस्तों मिहिरकुल, या दोस्तों दंतीदुर्ग। इनमें से तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ये आपको बताना है 19 नंबर में, यानी कि दोस्तों 20 नंबर में। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कौन सा, वो ऑप्शन दोस्तों यानी कि तोरणमढ़ होगा। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों, यानी कि इसमें से हमारा प्रश्न क्या आता है, इनमें से दोस्तों समुद्रगुप्त, यानी कि एक मिनट दोस्तों, यानी कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है, तो क्या कहा गया है। दिग्विजय कहा गया है, दक्षिण विजय कहा गया है, रण विजय कहा गया है, या धर्म विजय कहा गया है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा 21 नंबर का, वो ऑप्शन डी होगा दोस्तों। क्या होगा, वो दोस्तों धर्म विजय होता है। फिर इसके बाद 22 नंबर प्रश्न आता है। और 22 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नामक से पुकारा जाता है। तो किसे पुकारा जाता है, सिकंदर को, घनानंद को, अशोक को, या चंद्रगुप्त को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो दोस्तों घनानंद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है, तो कौन सा है गुप्तचर प्रणाली का जो वर्णन करता है। इंडिका है, अर्थशास्त्र है, दिव्यवादनान है, या गर्गी संहिता है। इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों ये 23 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन बी दोस्तों अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य द्वारा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी, उस ये दोस्तों इसका उल्लेख करती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है
हाँ, 24 नंबर हमारा प्रश्न आता है। और 24 नंबर प्रश्न क्या बोलता है इसमें से, जो हमारा प्रश्न 24 नंबर ये कह रहा है दोस्तों इसमें से कि यानी किसके सिक्कों पर यानी संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। तो किसके सिक्कों पर अंकित है? इसमें से ऑप्शन ए है यानी आगथोबलिस, या दोस्तों यानी हुफविक्ष, या चंद्रगुप्त, या दोस्तों भागभद्र। तीन में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये वो दोस्तों सही होगा कौन सा? ऑप्शन दोस्तों हुविष्क सही होगा दोस्तों, जो दोनों में अंकित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वीरसेन साव ने की थी, हरिसेन ने की थी, वत्स भट्टी ने की थी, या कालिदास ने की थी? तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों, यानी कि जो मंदसौर प्रशस्ति का किसने रचनाकार था वो बताना है 25 नंबर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 नंबर का दोस्तों, वो सी नंबर होगा। कौन सा? सी नंबर दोस्तों, वत्स भट्टी ने दोस्तों इसकी रचना की थी। ये कुमार गुप्त का प्रथम दरबारी कवि था दोस्तों। इसने ये 472 ईस्वी में मंदसौरी प्रशस्ति की रचना की थी इसने। वीरसेन शाह चंद्रगुप्त द्वितीय क्योंकि दोस्तों युद्ध सचिव भी था। इसकी रचना दोस्तों उदयगिरी यानी कि दोस्तों किसने? उदयगिरी ने की थी। और कालिदास भी दोस्तों इसी के टाइम पीरियड पे था, तो इनका भी याद रखिएगा। फिर 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न क्या है? 26 नंबर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रियदर्शिका हर्ष है, हर्षचरित बाणभट्ट की है, या सूर शतक मयूर की है, या मयूर शतक दोस्तों जयसेन की है? इनमें से बताना है। तो दोस्तों आपको इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो मयूर शतक दोस्तों जयसेन की नहीं है। बाकी दोस्तों प्रियदर्शिका हर्ष की है, और दोस्तों जो हर्षचरित है वो बाणभट्ट की है, जो सूर शतक है वो दोस्तों मयूर की है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है इसमें से? जो नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 27 नंबर प्रश्न आता है। और 27 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से जो पूछा जा रहा है आपसे? 27 नंबर पूछ ये रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक ने किस गुप्त का निर्माण बिहार के यानी बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया था? यानी सुदामा गुफा, लोमरसिक गुफा, कर्ण चौपार गुफा, या शिव झोपड़ी गुफा? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा कौन सा? वो ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, लोमर्शिक गुफा होगा। फिर इस नेक्स्ट आता है, मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? तो कौन था? बलि था, रज्जु था, विविध था, या हृदय था? तो इसमें से आपको बताना है 28 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा दोस्तों, वो बलि आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में दैश शासन प्रणाली का प्रचलन किया था? तो किसने किया था? अगर आपको इनको आंसर आ रहे हैं तो टाइप भी करते रहिएगा, आपको आसानी रहेगी। जब आप किसी का आंसर टाइप कर देते हैं और वो आंसर आपका सही निकल जाता है तो दोस्तों इससे याद रहने के चांसेस आपके क्वेश्चनों के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन ए है शकों तथा पार्थियन, ये ऑप्शन बी है कुषाणों ने, या ऑप्शन सी है शकों तथा कुषाणों ने, या ऑप्शन डी है दोस्तों डेमेट्रियस। तो दोस्तों किसने दौस यानी दैत्य शासन प्रणाली का दोस्तों प्रचलन किया था शासकों में से? तो इसमें से आपको ये बताना है। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, कुषाणों ने। फिर इसके बाद 30 नंबर प्रश्न आता है, यानी शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते हैं? तो किस धातु के ढाले जाते हैं? सोना, चांदी, तांबा, शीशा। तो किसके ढाले जाते हैं? यानी कि सोना, चांदी, तांबा, शीशा, इनमें से आपको बताने हैं। तो दोस्तों इसका जो 30 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा, चांदी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से? ये पूछ रहा है आपसे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? यानी कि 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है। स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने, महेंद्रदित्य ने, या चंद्रगुप्त फर्स्ट ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 31 नंबर का वो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, महेंद्रदित्य ने दोस्तों ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? कैलाशनाथ मंदिर, धर्मराज रथ, शोर मंदिर, या लिंगराज मंदिर? तो 32 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? वो लिंगराज मंदिर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है इसमें दोस्तों? पूछा जा रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से शासकों में से किसने यानी कि वातापी कोंड उपाधि धारण की थी? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी है नरसिंह वर्मन प्रथम, सी है परमेश्वर प्रथम, या दोस्तों डी है नंदी वर्मन द्वितीय? इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से कौन था दोस्तों जिसने दोस्तों यानी कि वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो वातापी कोंड मतलब दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो नरसिंहन वर्मन प्रथम होगा।
फिर इसके बाद आता है 34, पल्लव शासक कौन था? कौन था? यानी कि अपराजित, दंती दुर्ग, परमेश्वर वर्मन या दोस्तों भद्र वर्मन, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अपराजित होगा, यानी कि अपराजित होगा। जो कि दोस्तों पल्लव वंश का अंतिम शासक था वो दोस्तों अपराजित था। फिर इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट, यानी कि दोस्तों 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है, कौन सी है? नासिक है, एलोरा है, पीतल खेड़ा है या अजंता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 35 नंबर। तो दोस्तों इसमें से कौन सा है ये आपको बताइएगा, इसमें से टाइप भी कीजिएगा आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो एलोरा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी कि उत्तरामचरितम के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, उत्तरा रामचरिता के यानी कि रचयिता कौन है? बिल्हड़ है, भवभूति है, हेमचंद्र है या जयदेव है? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो भवभूति है दोस्तों, जो उत्तरा रामचरितम के रचयिता है यानी राइटर है। 37 नंबर प्रश्न आता है आपका। 37 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से पूछा जा रहा है मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था? तो किसके द्वारा मारा गया था? जयचंद द्वारा, मलिकों द्वारा या पृथ्वीराज चौहान द्वारा या दोस्तों खोखरों द्वारा? ये पूछा जा रहा है, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो 37 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो मोहम्मद गोरी जाते समय दोस्तों खोखरों द्वारा मारा गया था। फिर इसके बाद 38 नंबर, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था, कहाँ पर दफनाया गया था? लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में या दिल्ली में? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो लाहौर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 39 नंबर प्रश्न आता है। और 39 नंबर प्रश्न क्या है कि बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? तो दोस्तों ये आपको बताना है। तो दोस्तों किस समुदाय में? इलवरी में हुआ था, यानी कि खिफाइस में हुआ था, गुज में हुआ था या दोस्तों करलुग में हुआ था? तो 39 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों इलवरी में दोस्तों बलबन का जन्म तुर्कों के दोस्तों इलवरी संप्रदाय में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 40 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था दोस्तों जिसने दक्कन को भेदा था? तो कौन था दोस्तों वो? अलाउद्दीन खिलजी था, अहमद शाह था, मोहम्मद तुगलक था या दोस्तों अली आदिल शाह था? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों कौन था इसमें से? तो दोस्तों वो दिल्ली का प्रथम शासक था, वो था दोस्तों अलाउद्दीन दोस्तों खिलजी। दक्कन को भेजा था, बस मतलब कि दोस्तों दक्षिण की तरफ जब हम जाते हैं तो दोस्तों इस जगह यानी विंध्याचल पर्वतमाला पड़ती है और दिल्ली से दोस्तों इसको क्रॉस करके हमें तभी दक्षिण की तरफ हम जा सकते हैं, दक्षिण भारत की तरफ। तो ये जाने के लिए दोस्तों हमें पहले विंध्याचल ये पर्वतमाला को क्रॉस करना पड़ता है और ये क्रॉस करके दोस्तों हम तभी जा सकते हैं। तो ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और दोस्तों ऐसा करने वाले इसको इससे पहले दोस्तों औरंगजेब ने भी इसको दोस्तों शुरुआत की थी। इसी तरह ही दोस्तों इसमें से विंध्याचल पर्वत को पार करता है और वहाँ पर शासन करता है। फिर इसके बाद 41 नंबर प्रश्न आता है, पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस संतलत सुल्तान ने दोस्तों किया था? तो किसने किया था? मुबारक शाह खिलजी ने, खुसरो शाह ने, मोहम्मद तुगलक ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा 41 नंबर का वो दोस्तों कौन सा होगा? वो खुसरो खां दोस्तों। ये दोस्तों पैगंबर के सेनापति की उपाधि का उपयोग दोस्तों धारण किया तो वो खुसरो खां ने दोस्तों धारण कर लिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 42 नंबर प्रश्न आता है। और 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यानी कि माहत निम्न में से किससे संबंधित, यानी कि मशाहत किससे संबंधित थी? भूमि से, सिक्का से, सेना से या न्याय से? 40 नंबर प्रश्न है। और दोस्तों जो मशाहत है वो भूमि से रिलेटेड थी। जी हाँ दोस्तों, ये भूमि से रिलेटेड थी दोस्तों। ये पैमाइश के आधार पर दोस्तों जो भू राशियों का बंदोबस्त यानी महासत कहलाता था। इसमें दोस्तों प्रति इकाई यानी विश्व के आधार पर दोस्तों इसे बनाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दोस्तों यानी कि मशाहत को अपनाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मशाहत को किसने अपनाया था? वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों इसमें से नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर प्रश्न आता है। और 43 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों कि अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिक किसके आदेश पर लिखी थी? दोस्तों किसके आदेश पर दोस्तों अपनी रचना जो जिसका नाम था दोस्तों आशिका किसके नाम पर लिखी थी, किसके आदेश पर लिखी थी? तो ऑप्शन ए है रायकरण, बी है देवल रानी, सी है खिज्र खान, डी है अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों खिज्र खान।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे जो रिलेटेड डिटेल है दोस्तों, जो आशिका देवल दोस्तों देवी एवं खिलजी खां के प्रेम संबंधों को दोस्तों आधारित ये पुस्तक है। और ये दोस्तों 1315 ईस्वी में इस पुस्तक का लेखन खिलजी खां के आदेश पर किया गया था। इसी में दोस्तों अमीर खुसरो कहते हैं कि यदि मैं भारत की प्रशंसा करता हूँ तो मुझे दोस्तों पक्षपाती ना समझा जाए। इस पुस्तक में अमीर खुसरो ने दोस्तों मंगोलों द्वारा स्वयं के बंदी बना लिए जाने की भी सूचना को देते हैं, बताते हैं। फिर इसके बाद 44 नंबर प्रश्न आता है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था? कृष्ण प्रथम था, दंती दुर्ग था, गोविंद द्वितीय था, या इनमें से कोई नहीं था? तो दोस्तों राष्ट्रकूट में दोस्तों जो साम्राज्य का संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। दोस्तों दंती दुर्ग था, ये दोस्तों राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। और दोस्तों इसे इसका संजन अभिलेख से पता चलता है कि दोस्तों दंती दुर्ग ने उज्जैन पर आधारित कर दोस्तों हिरण्य गर्भधन यज्ञ कराया था। हिरण्य गर्भधन यज्ञ कराया था और दोस्तों यह यज्ञ यानी प्रतिहारों ने दोस्तों द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। और दोस्तों उसने तुला पुरुषदान यज्ञ भी संपन्न किया था, यानी कि दोस्तों यज्ञ इसने कई सारे कराए थे। 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न क्या है कि चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारिक के कल्याणकारी देखरेख करती है वो कौन सी है? यानी कि महासभा है, कुरी है, नगरम है, या दोस्तों पेरुंगिरी है? इनमें से आपको बताना है। तो 45 नंबर का जो सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाता है, नगरम होगा दोस्तों। नगरम दोस्तों चोल काल में एक व्यापारिक नगर तक सीमित थी दोस्तों। नगरों में व्यापारी के संगठन को दोस्तों इसमें से वल्जियर भी कहा जाता था। और नगरों में व्यापारिक निगम को दोस्तों नग यानी नगटार और उनके अधीन रहने वाली भूमि को दोस्तों नगर कन्नी कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इसके बाद 46 नंबर आता है चंदेल साम्राज्य का दोस्तों, यानी कि जेजक भुक्ति नामक किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था? तो किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था? जय शक्ति यानी कि विजय शक्ति, या दोस्तों ननकू, या दोस्तों हर्ष? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 46 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, वो दोस्तों कौन सी आती है? वो जय शक्ति आती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की आती है 47 नंबर प्रश्न आते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या है? 47 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है 47 नंबर में? इसमें से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को उसकी की मृत्यु के पश्चात अर्श आशियानी कहा जाता है? तो किसके यानी सुल्तान की मृत्यु पर दोस्तों आशियानी कहा जाता है? यानी अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर? इनमें से आपको बताना है। तो 47 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए होता है दोस्तों। अकबर को दोस्तों अर्श ए आशियानी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है दोस्तों? यानी कि मुगल काल में जो सामाजिक सुधारों को लेकर दोस्तों अलग अलग स्थान हैं जिसमें से सभी धर्मों के साथ एक साथ समान व्यवहार करना, प्रयास करना। और अकबर का जो अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार हुआ था। और दोस्तों अकबर की को ही इस उसकी मृत्यु के पश्चात दोस्तों अर्श आशियानी यानी स्वर्ग में रहने वाला इनका नाम दिया जाता है। इसका जो मतलब होता है दोस्तों वो स्वर्ग में रहने वाला होता है। 48 नंबर प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुलेखित नहीं है? तो कौन सा सुलेखित नहीं है? यानी कि दोस्तों बहादुरपुर का जो युद्ध होता है 14 फरवरी 1458 को होता है। समूहगढ़ का युद्ध दोस्तों 15 अप्रैल दोस्तों 1658 को होता है। या दोस्तों खजुआ का युद्ध दोस्तों 5 जनवरी 1659 को, या देवराई का दोस्तों युद्ध 13 मार्च 1659 को। इनमें से कौन सा सुलेखित नहीं है ये बताना। तो इसमें सुलेखित नहीं है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन दोस्तों बी होगा। बी इसमें से दोस्तों ये सुलेखित नहीं है। इनमें से दोस्तों जो समूहगढ़ का युद्ध हुआ था दोस्तों वो 29 अप्रैल सॉरी दोस्तों यानी कि 29 मई को हुआ था। तो ये 29 मई दोस्तों 1658 को हुआ था। बाकी 1658 डेट सही है। बाकी दोस्तों सारे ये सही हैं, तो इनको याद रखिएगा, दिमाग में बिठा के रखिएगा। फिर इसके बाद 49 नंबर प्रश्न आता है। और 49 नंबर प्रश्न क्या है कि यानी शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? 10 मई 1664 को, या 10 मई 1665 को, या 11 जून 1665 को, या 18 जुलाई 1667 को? इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों जो शिवाजी के और जय सिंह के बीच दोस्तों पुरंदर की संधि हुई थी वो 11 जून 1665 को हुई थी इनके बीच में। ये दोस्तों यानी कि 11 जून 1665 इसमें शिवाजी और जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई। और संधि के कारण ही दोस्तों शिवाजी की जो छवि थी वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि ये हारे थे। इस संधि के फलस्वरूप दोस्तों शिवाजी के अपने पुत्र संभाजी को दोस्तों 5000 घुड़सवारों के साथ मुगल सेना को में भेजने की सहमति भी दी गई थी। ये दोस्तों एक तरह से हार हुई थी इन लोगों की। 50 नंबर आता है बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किस बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? तो किसे बनाना चाहता था? ये अमीर उवैस को, ख्वाजा गाजी को, मेहदी ख्वाजा को, या यानी हिंद बेगू को? इनमें से आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा यानी ख्वाजा गाजी को।
फिर इसके बाद 51 नंबर प्रश्न आता है, और 51 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से कहा जा रहा है। 51 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस इमारत को दोस्तों ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, बाबर द्वारा निर्मित दोस्तों संभल मस्जिद, या जोधाबाई का महल। इनमें से आपको बताना है तो कौन से इसमें से दोस्तों सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, राइट होगा दोस्तों, जो दोस्तों यानी कि जो ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है दोस्तों, वो बीबी के मकबरे को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, इसमें से 52 नंबर प्रश्न आते हैं। प्रश्नों की संख्या दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें से घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चनों को हम सारे क्वेश्चन करेंगे, आज ही करेंगे और इसी टाइम पे करेंगे, 140 प्रश्न करेंगे। इसमें से 52 नंबर प्रश्न आता है और आपसे कह रहा है दोस्तों, वैष्णव संत यानी वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? रुद्र संप्रदाय से, श्री संप्रदाय से, ब्रह्म संप्रदाय से, या कुमार संप्रदाय से। 52 नंबर का जो दोस्तों इसमें से राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो हमारा सही होगा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन ए दोस्तों, रुद्र संप्रदाय को। फिर इसके बाद 53 नंबर प्रश्न आता है, सूफी संत दोस्तों बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है? ये चिश्ती संप्रदाय से, सुहरवर्दी संप्रदाय से, नक्शबंदी संप्रदाय से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी आता है दोस्तों, यानी कि सुहरावर्दी संप्रदाय से दोस्तों, यानी कि सूफी बहाउद्दीन जकारिया से संबंधित थे। ये दोस्तों शेख बहाउद्दीन जकारिया दोस्तों ये ने भारत में सर्वप्रथम दोस्तों जो सुहरावर्दी दोस्तों शाखा का प्रचार किया था इन्होंने, तो इससे रिलेटेड था दोस्तों। और दोस्तों जो अपने शिक्षा का केंद्र इन्होंने बनाया था यानी कि जन्म के सुल्तान के समय, वो दोस्तों यानी कि इल्तुतमिश बहाउद्दीन की जकारिया को शेख उल इस्लाम भी पद प्रदान किया गया था, इनको दिया गया था। फिर इसके बाद 54 नंबर प्रश्न आता है। 54 नंबर प्रश्न क्या आता है दोस्तों, यानी कि ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किस शासक से है? तो किस शासक से है ये आपको बताना है, यानी कि किस शासक से है ये भी आपको बताना है। तो 54 नंबर में आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो यानी कि देवरिया द्वितीय है, सदाशिव राय है, अच्युत राय है, या वेंकट द्वितीर्थ है। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन दोस्तों डी, यानी कि वेंकट द्वितीय होगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर। ये वेंकट द्वितीय दोस्तों अरवेंडिक वंश का महान शासक था। इसने दोस्तों चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। और ताताचार्य दोस्तों प्रसिद्ध दार्शनिक एवं दोस्तों जो मताला अंत नामक कवि वेंकट द्वितीय के दरबार में एक निवासी रहते थे। निवास के समय कह सकते हैं कि दोस्तों एक तरह से उनके दरबार का कवि था, राइटर था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, विजयनगर के शासकों में से किसने दोस्तों राजव्यास की उपाधि धारण की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में आप बताइएगा, आपका आंसर सही होगा। इसमें से आप तुक्का भी लगा सकते हैं। इसमें से हरिहर प्रथम था, बुक्का प्रथम था, हरिहर द्वितीय था दोस्तों, या फिर इसमें से देवराय द्वितीय था। इनमें से आपको बताना है। तो 55 नंबर जो सही आंसर होता है दोस्तों वो हरिहर द्वितीय होगा दोस्तों, जो राजव्यास की उपाधि धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी दोस्तों जो बुक्का की प्रथम मृत्यु के बाद दोस्तों संगम वंश गद्दी पर बैठा था, ये भी याद रखिएगा। इससे दोस्तों राजधिराज या राज परमेश्वर या महाराजाधिराज या राजव्यास जैसी कई सारी उपाधियां मिली थी। हरिहर दोस्तों द्वितीय यानी विरूपाक्ष का दोस्तों उपासक था, ये भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद 56 नंबर प्रश्न आता है। और 56 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से कि दोस्तों कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन था? तो कौन था दोस्तों, यानी कि धोखर था, मसूलीपट्टम था, देवल था, या दो उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो मसूलीपट्टम होगा दोस्तों। कुतुब शाही वंश का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो दोस्तों मसूलीपट्टम था। फिर इसके बाद दोस्तों 57 नंबर प्रश्न आता है। 57 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से कि दोस्तों जयमल और दोस्तों फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से है? तो इसमें से 2 ऑप्शन है, मेवाड़, बुंदेलखंड, गोंडवाना, या रणथंभौर। इनमें से कौन सा होगा? तो 57 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो मेवाड़ होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 58 नंबर प्रश्न आता है। 58 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, ये पूछा जा रहा है आपसे इसमें से कि बंगाल में स्थित दोस्तों दाखिल दरवाजा निम्न में से किसने बनवाया था? अहमद शाह ने, यूसुफ शाह ने, या बरबक शाह ने, या महमूद शाह ने। तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कौन सा? बरबक शाह होगा दोस्तों। क्योंकि बंगाल के दोस्तों इतिहासी शासकों में दोस्तों रुकनुद्दीन बरबक शाह एक दोस्तों सज्जन कानून मानने वाला शासक था। बहुत सिंपल साधारण सा व्यक्ति था। वह बंगाली साहित्य का महान संरक्षक भी था। इसे दोस्तों यानी दाखिल दरवाजा का निर्माण करवाया था। और पर्सी ब्राउन में दाखिल दरवाजा को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का दोस्तों सर्वोत्कृष्ट जो रचना मानी जाती है इसी को मानी जाती है। इसमें से हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का दोस्तों झलक मिलती है। फिर नेक्स्ट आता है, निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी? तो किसे प्रदान की गई थी दोस्तों? इसमें से सैफुद्दीन फिरोज को, अलाउद्दीन फिरोज शाह को, या नुसरत शाह को, या हुसैन शाह को।
तो 59 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हुसैन शाह होगा, जिसे दोस्तों जगत भूषण की उपाधि मिली थी। फिर इसके बाद वैसे दोस्तों इसका एक्सप्लेन करने के लिए बहुत है, लेकिन आपको कुछ टाइम ना हो इस वजह से दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं, फास्ट पढ़ते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इधर देखते हैं 50 यानी 59 हो गया, तो इधर हम आते हैं यानी 59 से 60 नंबर प्रश्न आता है। तो 60 नंबर हमारा प्रश्न आता है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों, यानी कश्मीर शासक दोस्तों जैनुल आबिदीनी के संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा हमारा कथन सही है, इन कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से जैसे पहला लिखा है, क्या लिखा है, इसे कश्मीर का दोस्तों अलाउद्दीन कहा जाता था। फिर इसमें आता है दोस्तों इसने गो हत्या प्रतिबंध कर दिया था। फिर इसके बाद आता है इसने यह कुतुब नामक से अरबी कविताएं लिखता था। यह दोस्तों, तो ये दोस्तों एक तरह से सही नहीं है, ये कुतुब नामक से कोई ऐसी अरबी कविता नहीं लिखता था। इसने मुल्ला अहमद को दोस्तों महाभारत एवं राज तंगड़ी का फारसी में अनुवाद कराने के लिए नियुक्त किया था। तो ये तो बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, तो ऐसा देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन जो हमारा सही होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी आ रहा है। यानी कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन, यानी कि 1 2 4 आ रहा है, इसमें से 3 आपको हटा देना है। फिर इसके बाद 61 नंबर प्रश्न आता है, और 61 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से जो पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने दोस्तों इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की है। यानी कि हुशंग शाह, गयास शाह, दिलावर खां या जफर खां। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कौन सा, वो दोस्तों गयास शाह होगा। 62 नंबर आता है दोस्तों, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिखित नहीं है। बहादुर शाह प्रथम साहे बेखबर, या दोस्तों जहांदार शाह लंपट मूर्ख बोलते थे, या मोहम्मद शाह को दोस्तों रंगीला बोलते थे, या शाह आलम द्वितीय को घड़ितिया कायर बोलते थे। इनमें से आपको बताना है 62 नंबर में। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी होगा दोस्तों। ऑप्शन डी ये दोस्तों मेल नहीं कर रहा, शाह आलम दोस्तों घड़ित और कायर नहीं बोलते थे इसे। बाकी दोस्तों आपके सारे ऑप्शन इसमें से जो है वो बिल्कुल राइट है। फिर इसके बाद दोस्तों चलते हैं 60 यानी कि हमारा 3 नंबर प्रश्न आएगा। 63 नंबर प्रश्न क्या आ रहा है इसमें से आपसे, इसमें से पूछा जा रहा है 63 नंबर कि दोस्तों आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर नहीं बनवाई गई। तो किस स्थान पर नहीं बनवाई गई, तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन है आपके सामने अजमेर, जयपुर, दिल्ली या उज्जैन। इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर लग रहा है, तो इसमें से दोस्तों कौन सी नहीं बनवाई। तो अजमेर को नहीं दोस्तों इन्होंने बनवाई थी, बाकी हर जगह बनवाई थी वेधशाला के स्थान, बाकी यानी कि जयपुर में था, उज्जैन में था, दिल्ली में था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं, यानी कि आपको इसमें से 4 में से 3 सही है, 1 गलत है। अपने नाम के दोस्तों सिक्के चलवाए थे, या फिर दोस्तों इसमें से नेक्स्ट अपने नाम के दोस्तों इसमें सिक्के चलवाए थे, या फिर दोस्तों इसमें से आएगा कि जर्मनी और मैसूर के मैत्री प्रतीक का स्वतंत्र वृक्ष लगवाया था। वैसे ही ऐसे जर्मनी और मैसूर का कोई नाम नहीं आता कि इसने जर्मनी नाम को, चलो आगे देखते हैं, नौसेना बोर्ड का गठन किया था, या इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो वैसे दोस्तों जो हमारा गलत आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा दोस्तों। टीपू सुल्तान दोस्तों 1772 यानी कि 82 में हैदर अली की मृत्यु के बाद दोस्तों ये यानी कि मैसूर का सिंहासन पर बैठता है, और इसने दोस्तों सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों अपने नाम के सिक्के भी ये चलवाता है, और हिंदी देवी देवताओं के दोस्तों जो चित्र तथा हिंदू संवत की आकृतियों को लिखवाता भी है उसमें से। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर दोस्तों श्रीरंगपट्टा में जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये उसका सदस्य भी बनता है। फिर इसके बाद चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, और भी डिटेल थी लेकिन टाइम ना हो जाए। फिर इसके बाद 65 नंबर प्रश्न आता है। 65 नंबर प्रश्न क्या है कि नाना शाही सिक्के किसने चलवाए थे। बंदा बहादुर ने, जस्सा सिंह ने, रणजीत सिंह ने, या नवाब कपूर सिंह ने। तो इसमें से जो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों वो 65 होगा, यानी 65 को दोस्तों जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन सी होगा दोस्तों, रणजीत सिंह होगा। 66 होगा, किस पुर्तगाली वायसराय ने दोस्तों कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, जोवाक डी कैस्ट्रो ने, नीनो डी कुन्हा ने, या फ्रांसी डी अल्मेडा ने। तो 66 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो नीनो डी कुन्हा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 67 नंबर प्रश्न आता है। 67 नंबर प्रश्न क्या है, ये आपसे पूछ रहा है कि डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की। मसूलीपट्टनम में, पुलिकट में, सूरत में, कोचीन में। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 67 नंबर का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए होगा दोस्तों, मसूलीपट्टनम होगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और 200 जागीर प्रदान की थी? तो किससे प्रदान की थी? अकबर ने प्रदान की थी, या शाहजहां ने, जहांगीर ने, या औरंगजेब ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो इनको दोस्तों मिला था, वो जहांगीर ने दोस्तों इनको दिया था। ये दोस्तों कैप्टन हॉकिंस दोस्तों इंग्लैंड के राजा जो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में दोस्तों आते हैं भारत, ये 1608 ईस्वी में आते हैं। और मुगल सम्राट दोस्तों जहांगीर को से आगरा मिलने जाते हैं, जहां पर जहांगीर ने उन्हें दोस्तों आगरा में बसने और 400 का मनसब और जागीर प्रदान करते हैं इनको। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 69 नंबर प्रश्न आता है। 69 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों प्रथम कर्नाटक युग की समाप्ति किस यानी रिजविक संधि से, एक्सला सैपले की संधि से, मंगलौर की संधि से, श्रीरंगपट्टम की संधि से? तो 69 नंबर का जो सही आंसर होता है दोस्तों, वो एक्सला सैप यानी कि सैपेल की संधि से। 70 नंबर प्रश्न, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को, हेक्टर मुनरो को, मैकाले को, या दोस्तों इसमें से लियो कार्टिस को? तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा 70 नंबर को, वो ऑप्शन डी होगा दोस्तों, लियो कार्टिस होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 72 नंबर प्रश्न आता है। और 72 नंबर प्रश्न हमारा ये है दोस्तों, ये क्या पूछ रहा है हमसे? ये कह रहा है दोस्तों कि पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? यानी 1772 में, 74 में, या 1872 में, या 1874 में? तो कलकत्ता में जो पहला सुप्रीम कोर्ट खोला गया था, यानी कि जो खोला गया था, वो ऑप्शन दोस्तों वो खोला गया था 1774 में। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत दोस्तों खोला गया था 1774 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, 72 नंबर। ये क्या है, किस चार्टर एक्ट के तहत दोस्तों एक विधि आयोग का गठन किया गया था? तो किसके तहत किया गया था? यानी कि 1793, 1813, 1833 या 1853? तो विधि आयोग किसके तहत बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो 1833 का चार्टर एक्ट होगा। फिर इसके बाद 73 नंबर प्रश्न आता है। 73 नंबर प्रश्न क्या है कि पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? तो ये बात किसने कही थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, या लॉर्ड मिंटो ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन डी होगा सही दोस्तों, लॉर्ड मिंटो। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, 74 आता है। किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संगठनात्मक सरकार की स्थापना की गई थी? ये 1909 के अधिनियम के तहत, 1919 के अधिनियम के तहत, 1935 के, या 1947 के? तो 74 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आता है कौन सा? ये दोस्तों यानी कि सी नंबर आता है कि 1935 अधिनियम के तहत दोस्तों यानी संघात्मक सरकार की स्थापना करने की दोस्तों ये प्रावधान रखा गया, बनाने की बात कही गई थी। 70 इसमें से 5 नंबर प्रश्न आता है। 75 नंबर प्रश्न क्या है, ये आपसे पूछ रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में संविधान सभा की प्रारूप समिति में सम्मिलित कौन नहीं था? के एम मुंशी, सैयद यानी मोहम्मद शाहदुल्ला, जेपी कृपलानी, एन गोपाल स्वामी अयंगर? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो जेपी कृपलानी होगा। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है, काफ़ी वक्त लगता है, तो मेहनत भी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब लाइक और शेयर सब्सक्राइब जब करते हैं दोस्तों, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। हम आपको दोस्तों ऑलरेडी ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसमें से आपको दोस्तों 7 से 8 आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगी, जो आपकी मैं ऑलरेडी हिंदी भी प्रोवाइड कराऊंगा, जीके जीएस भी प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि दोस्तों ये। फिर इसके बाद दोस्तों 76 नंबर प्रश्न आता है और ये हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? सती प्रथा की समाप्ति है, ठगी प्रथा की समाप्ति है, नरबल की प्रथा का अंत है, या दोस्तों व्यापगत सिद्धांत की शुरुआत है? इनमें से आपको बताना है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों व्यापगत सिद्धांत की शुरुआत ये दोस्तों नहीं है, सती प्रथा की समाप्ति भी है, और दोस्तों ठगी प्रथा की समाप्ति है, नरबली का अंत है, ये दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक से रिलेटेड था दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, यानी इसमें 77 नंबर प्रश्न आता है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, या दोस्तों लॉर्ड लिंथिनियागो? इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा दोस्तों। इसमें से दोस्तों लॉर्ड इरविन होते हैं दोस्तों। इन्हीं के दोस्तों यानी काल में जब 1919 में ये शासन भारत में दोस्तों आता है, यानी कि भारत शासन अधिनियम की व्यवहारिक जांच करने के लिए ये आता है, 1928 में आता है दोस्तों, ये भारत में एंट्री लेता है। और इसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है पुलिस की लाठी के चोट लगने की वजह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है
78 नंबर प्रश्न आता है। 78 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। वर्ष 1813 में भारत के व्यापार में से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। फिर यह दोस्तों आता है इसमें से कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि वाणिज्य पर बल दिया गया। या फिर आता है दोस्तों कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। तीसरा नंबर हमारा रिलेटेड नहीं कर रहा है इससे। तो इसमें से दोस्तों 1 और 2 हमें सही लग रहे हैं। तो ये देखते हैं 1 और 2 किस में। ये ऑप्शन दोस्तों ए में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर इसके बाद 79 नंबर प्रश्न आता है और 79 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों उसको देख लेते हैं। 79 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों, इसमें से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भूमि स्वामी किसे बनाया गया। तो किसे? जमींदार को, किसान को, संपूर्ण गांव को या गवर्नर को। तो दोस्तों इसमें से जो बनाया गया था दोस्तों स्थायी बंदोबस्त, जो भूमि स्वामी जिसे कहते हैं वो दोस्तों जमींदार, यानी भूमि का मालिक कौन होगा? वो जमींदार होगा। तो इस जो स्थायी बंदोबस्त था वो दोस्तों इससे रिलेटेड था। तो दोस्तों इसमें से ये लॉर्ड कर्नल वॉलिस के टाइम पीरियड पर दोस्तों इसको लाया गया था। ये 1793 में इसने लाया था। इसमें से दोस्तों जो कंपनी की आय को निश्चित कर दिया गया था। जमींदार का कार्य किसानों से लगान वसूली करना था और अपना हिस्सा रखकर शेष हिस्सा दोस्तों पूरी कंपनी के पास पहुंचा देना, यही इसका काम था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 80 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। इसमें से ऑप्शन है टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो 80 नंबर का सही प्रश्न होगा दोस्तों वो दोनों होगा, उपयुक्त में से दोनों, यानी टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड्स ये दोनों सम्मिलित होते हैं। इसमें दोस्तों क्या है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और दोस्तों कैप्टन रीड ये दोनों को माना जाता है। इसको दोस्तों 1792 में इस व्यवस्था को कैप्टन रीड द्वारा दोस्तों 12 महल जिले में लागू किया गया था। और दोस्तों 1820 में इसे मद्रास में दोस्तों बाद में फिर वर्षों बॉम्बे में संपूर्ण दक्कन में लागू कर दिया गया था। और इस व्यवस्था में जो भूमि का स्वामी किसानों को माना गया था, यानी कि जो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसमें जो भूमि का मालिक होता था वो सिर्फ किसान होता था। अब जमींदारों पर डिपेंडेंट ये लोग नहीं थे। फिर इसके बाद 81 नंबर प्रश्न आता है। 81 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, ये हमसे कोई पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी कि 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत इसमें से खेती करना कितने में अनिवार्य था, और बाकी जो हिस्सा था वो दोस्तों ये देते थे किसको, यानी कि कंपनी को। तो 1/3 था, 2/3 था, 3/20 था या 1/20 था। तो 81 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 3/20 होगा। जो दोस्तों इसमें से 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत दोस्तों अंग्रेज बागान मालिकों ने दोस्तों अनुबंधन पर किसानों की उनकी जमीन के 3/20 भाग को दोस्तों भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसमें से नील की खेती 3 बटे भाग में दोस्तों ये 3/20 में करना अनिवार्य था। मुख्य रूप से ये बिहार और चंपारण में लागू हुआ था। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लेखक कौन है? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो दादा भाई नौरोजी होगा। ये दोस्तों ये पुस्तक ये बता दी, इन्होंने इस पुस्तक में लिखा था कि भारत से ब्रिटेन किस तरह धन दोस्तों यहाँ से ले जाया जाता है। और रमेश चंद्र दत्त ने दोस्तों इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक नामक भी इन्होंने लिखी थी। इनका भी नाम याद रखिएगा, इनका नरेंद्र दत्त। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न इधर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर प्रश्न आता है। 83 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दोस्तों 1857 की क्रांति के कारण निम्नलिखित में से कौन से शामिल था। यानी डलहौजी की व्यापकगत नीति या वेली चिल्ली की सहायक संधि या ब्लैक होल ट्रेजरी, इनमें से बताना है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा है 83 नंबर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 1 और 2 होगा। ये दोस्तों रिलेटेड नहीं है। ब्लैक होल ट्रेजी ये तो हैदर अली और उस टाइम पीरियड की बात है, ये तो अलग आ जाता है। तो दोस्तों ये कब हुआ था, ये 1857 की क्रांति में दोस्तों। ये डलहौजी और वेलचेप की सहायक नीति दोस्तों इसमें से शामिल आती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट था यानी कि 84 नंबर प्रश्न आता है। 84 नंबर प्रश्न क्या आता है कि 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था। नाना साहब में, वीर कुंवर सिंह ने, बेगम हजरत महल ने या खान बहादुर खान ने। दोस्तों जो लखनऊ में दोस्तों जो इसका नेतृत्व किया था वो दोस्तों किसने किया था, वो बेगम हजरत महल जी ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम की षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। LR रीज, आउटरम एवं टेलर, पर्सिवल स्पीयर या TR होम्स। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आउटरम्स एवं टेलर होगा दोस्तों। जो 1857 की क्रांति को दोस्तों हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की इन्होंने संज्ञा बताई, कि उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की आपस में एक तरह की संज्ञा, एक तरह की साजिश की जा रही है।
फिर 86 नंबर प्रश्न आता है। 86 नंबर प्रश्न क्या है कि सन्यासी विद्रोह के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से यानी कि आपको 3 ऑप्शन दिए गए, 3 बातों 3 धारणाओं को आपको सिद्ध करना है। इनमें से कौन सी सही है, कौन सी नहीं सही है। इसमें से दिया गया है कि इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था, बिल्कुल सही है। ये हिंदू मुस्लिम की एकता एवं विद्रोह का प्रमुख विशेषता थी, ये भी सही है। आनंद मठ नामक पुस्तक में इसकी विद्रोह से संबंधित, ये भी सही है। तो दोस्तों ये हमारे तीनों सही हो जाएंगे कि 1 2 और 3 तीनों बात सही हो जाएगी। है 87 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या आता है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था, बंगाल में, पंजाब में, मणिपुर में या अवध में। तो 87 में दोस्तों जो कूका जो विद्रोह हुआ था या आंदोलन हुआ होता वो दोस्तों पंजाब में था। पंजाब में दोस्तों यानी कि जो विद्रोह हुआ था वो पंजाब में होता। इससे क्या था, कूका आंदोलन दोस्तों ये पंजाब में होता। ये भगत जवाहर मल एवं दोस्तों राम सिंह कूका ने इस आंदोलन के नेतृत्व प्रदान किया था। यह आंदोलन सिख धर्म में दोस्तों व्यापक अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए था। इसमें दोस्तों मणिपुर क्षेत्र में कुकी विद्रोह हुआ था, यानी कि मणिपुर में दोस्तों ये विद्रोह हुआ था वो कुकी विद्रोह हुआ था, कूका नहीं हुआ था। फिर आता है मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे, सिद्धू, कन्हू, बिरसा या भैरवा। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो दोस्तों बिरसा होगा दोस्तों। मुंडा विद्रोह यानी बिरसा मुंडा, तो इनके नाम पर ही दोस्तों मुंडा विद्रोह कर दिया गया। तो बिरसा मुंडा दोस्तों बिरसा ही जी इसके नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे। फिर इसके बाद दोस्तों 89 नंबर प्रश्न आता है। 89 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन यानी जुगल किशोर ने किया था। इस प्रकाशन नागपुर से होता था। तो इनमें से कौन सा हमारा कथन सही है 89 नंबर में, ये आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होता है यानी कि दोस्तों उदंत मार्तंड भारत का हिंदी पहला समाचार पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था, ये बात हमारी बिल्कुल सही है। और दोस्तों इस समाचार प्रकाशन यानी कि दोस्तों कोलकाता में हुआ था। तो इसमें से इसका प्रकाशन नागपुर में नहीं हुआ था दोस्तों। इसका जो प्रकाशन हुआ था तो ये दोस्तों कोलकाता में हुआ था। तो याद रखिएगा कोलकाता होगा इनका आंसर। तो इसमें से जो सही आंसर वो 1 और 2 सही हुए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इधर पढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ये आता है हमारा कौन सा आता है, यही 90 नंबर प्रश्न आता है। 90 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों द वार्नर कुलस प्रेस्ट एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिंटन, चार्ल्स मेटाकॉफ या लॉर्ड मेयो। इनमें से कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो लॉर्ड लिंटन होगा। फिर नेक्स्ट आता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड वेलेस्ली, कर्नल वॉलिस या लॉर्ड रिपन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो लॉर्ड यानी कि वेलेस्ली होगा, यानी कि ऑप्शन दोस्तों कौन सा सही होगा वो बी सही होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। फिर इसके बाद 92 नंबर प्रश्न आता है। और 92 नंबर प्रश्न क्या है, ये कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड डिस्पैच में शामिल नहीं था, महिला शिक्षा, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम या अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियमित पद्धति या इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो ऑप्शन डी आता है दोस्तों, इलाहाबाद और पटना बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना। ये इससे दोस्तों कोई रिलेशन नहीं, वुड डिस्पैच से कोई रिलेशन नहीं था। इसमें से यही आते हैं, महिला शिक्षा थी, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम था और अखिल भारतीय शिक्षा की नियमित पद्धति, यही इसका सही आंसर है। 93 नंबर प्रश्न आता है। 93 नंबर प्रश्न क्या है कि बंगाल विभाजन के विद्रोह में किस दिन को शोक दिवस के रूप मनाया गया था। ये दोस्तों यानी कि 6 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, ये 7 अगस्त 1905 को, ये उपरोक्त में से है। तो 93 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा, यानी 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि दोस्तों 94 आता है। कांग्रेस के लिए दोस्तों समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1879 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, ये दोस्तों जॉर्ज यूले, विलियम डिग्बी, एओ होम या साइमन कॉलिन यानी कि कॉलिंस, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों वो विलियम दोस्तों डिग्बी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 95 नंबर प्रश्न आता है। 95 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से देख लेते हैं, प्रश्न को थोड़ा छोटा करते हैं, नहीं सेट हो जाएगा। तो ये 95 नंबर हमारा प्रश्न क्या है इसमें से कि दोस्तों निम्नलिखित में से किसने 1888 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था, किसने किया था। RN दोस्तों मुधोलकर होगा, अबुल कलाम आज़ाद होगा, सर सैयद अहमद खां होगा या WC बनर्जी होगा। तो 95 में इसमें से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, सर सैयद अहमद खां दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण करते हैं।
96 नंबर प्रश्न आता है, इसको सेट करते हैं। ये वाला प्रश्न क्या है? ये प्रश्न क्या है दोस्तों, यानी कि अधिवेशन दिए गए हैं, इसको सही सुमेलित नहीं है। अंग्रेज अधिवेशन और अध्यक्ष है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ये दोस्तों कानपुर हुआ था, कानपुर दोस्तों अधिवेशन, ये सरोजनी नायडू के टाइम पीरियड पे हुआ था। बेलगांव 1924, ये दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें से। ये दोस्तों 1924 में आयोजित हुए थे दोस्तों, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने की थी, मोतीलाल नेहरू जी ने नहीं की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल और हरिपुरा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसमें से गलत हमारा बी था, इसका सही आंसर बी होगा। लेकिन दोस्तों बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था 1924 में, वो मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू जी ने, वो सॉरी मोतीलाल नेहरू ने, गांधी जी ने किया था। इसका सही आंसर दोस्तों गांधी जी होगा। तो कानपुर दोस्तों जो 1925 में सरोजिनी नायडू ने किया था, बेलगांव 1924 में गांधी जी ने किया था, कराची 1931 में वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, और हरिपुरा दोस्तों 1928 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फिर इसके बाद 97 नंबर प्रश्न आता है। 97 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता गर्मपंथी का नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, या दोस्तों ऊधम सिंह, या गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होंगे। ये गांधी जी के दोस्तों राजनीतिक गुरु थे, तो ऑब्वियसली ये गांधी जी की तरफ से ही रहे होंगे। फिर इसके बाद 98 नंबर प्रश्न आता है, और 98 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। इनमें से कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बाल गंगाधर तिलक होगा दोस्तों, जो भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 1999 नंबर आता है, यानी 1908 में अलीपुरा षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बने थे कौन? नरेंद्र गोसाई, कन्हई लाल दत्त ने, सत्येंद्र बोस ने, या दोस्तों बरीन्द्र नाथ घोष ने। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें से जो राइट आंसर होगा इसका वो दोस्तों नरेंद्र गोसाई होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें से 100 नंबर प्रश्न आता है। 100 नंबर प्रश्न क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल्ला, आशफ उल्ला, रोशन लाल और दोस्तों राजेंद्र लाहाड़ी, किस केस में फांसी की सजा इनको सुनाई गई थी? तो इसमें से ऑप्शन ए है अलीपुर संयंत्र केस, बी है काकोरी कांड, सी है दोस्तों चटगांव शस्त्रागार लूट, या दोस्तों डी है लाहौर षड्यंत्र केस। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो काकोरी कांड था, जिसमें से दोस्तों ये लोग डकैती करते हैं, तो उसमें दोस्तों इनको फांसी की सजा दी गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से क्या है? 101 नंबर प्रश्न आता है। वो है दोस्तों पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्टसर यानी आयरसठ की हत्या किसने की थी? खुदीराम बोस और दोस्तों प्रफुल्ल चाकी ने, चापेकर बंधु ने, या दोस्तों बाघा जतिन ने यानी बाघा जतिन ने, या दोस्तों योगेश चंद्र चटर्जी ने। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी होगा, वो दोस्तों चापेकर बंधु होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था? ये विनायक देश पांडे, खुदीराम बोस, या बटुकेश्वर दत्त, या दोस्तों कन्हई लाल दत्त। इसमें से दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो खुदीराम बोस दोस्तों इसमें से शामिल थे। फिर इसके बाद दोस्तों 103 नंबर प्रश्न आता है। 103 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से दोस्तों जो प्रश्न है 103 नंबर पूछा जा रहा है आपसे कि दोस्तों निम्नलिखित में से किसने यानी निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, या अरविंद घोष ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अरविंद घोष होगा। फिर नेक्स्ट आता है केशव यानी बालीराम यानी कि हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी? यानी 21 दिसंबर 1924 को, या दोस्तों 22 सितंबर 1950 को, या दोस्तों 11 जुलाई 1926 को, या दोस्तों 18 नवंबर 1927 को। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों, यानी 27 सितंबर 1925 को। 105 नंबर प्रश्न आता है, और ये क्या है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, या राम प्रसाद बिस्मिल्ला, या दोस्तों शिव शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा राइट आंसर क्या होगा? वो शिव शर्मा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें से 109 नंबर आता है। 109 नंबर पूछा जा रहा है आपसे। इसमें से क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र केस आसफ उल्ला यानी आशफ उल्ला, या दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, या दोस्तों नासिक षड्यंत्र केस राम बिहारी बोस। इनमें से बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर नासिक षड्यंत्र केस में राम बिहारी बोस जी नहीं थे।
इसमें से दोस्तों जो नासिक वाला कांड था, इसमें से दोस्तों रास बिहारी का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था, ना कि दोस्तों नासिक षड्यंत्र केस था। दोस्तों इसके जो और आंसर होंगे वो दोस्तों सही हो जाएंगे, बाकी दोस्तों ऑप्शन डी गलत होगा। फिर नेक्स्ट आता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? नासिक षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस या अलीपुर षड्यंत्र केस? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो लाहौर षड्यंत्र केस था दोस्तों। क्या था दोस्तों ये दोस्तों अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस में अंतर्गत दोस्तों मौत की सजा सुनाई गई थी। इन्हें दोस्तों 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में दोस्तों बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी। यही पूछ लेता किसे फांसी नहीं दी गई थी, बटुकेश्वर दत्त को नहीं दी गई थी, बल्कि दोस्तों काला पानी की सजा देकर उन्हें दोस्तों अंडमान के सेलकर जेल में भेज दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, कौन सा आता है, 108 नंबर प्रश्न आता है। 108 नंबर प्रश्न क्या है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी प्रारंभ किया था? तो किसने? रास बिहारी बोस में, सोहन सिंह भकाना, भीकाजी रुस्तम कामा या दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मन? इनमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो 108 नंबर में दोस्तों जो राइट आंसर होगा इसका वो ऑप्शन दोस्तों डी होगा दोस्तों, श्यामजी कृष्ण वर्मन दोस्तों, जो यानी कि लंदन में दोस्तों इंडियन होम रूल लोक सोसाइटी को आरंभ किया था। फिर इसके बाद दोस्तों 109 नंबर प्रश्न आता है। वो 109 नंबर प्रश्न क्या है, वो है दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि दोस्तों कौन सा सही उत्तर चुनना है आपको। मेरठ षड्यंत्र केस दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन या कानपुर षड्यंत्र केस? तो इनको दोस्तों सेटअप बनाना है हमें। तो कैसे बनाना है इनको पहले देख लेते हैं कौन सा पहले हुआ था। तो इनकी पहले डेट ऑफ बर्थ इनकी डेट लिखते हैं। जो कानपुर षड्यंत्र केस हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1924 में। ये 1924 में हुआ था। और दोस्तों जो इसमें से एक मिनट दोस्तों, जो इसमें से क्या कहते हैं, जो मेरठ षड्यंत्र केस होता है ये दोस्तों होता है लगभग वही, हाँ 1929 में होता है, ये 1929 में होता है। जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है ये 1928 में होता है। फिर इसके बाद दोस्तों मेरठ जो षड्यंत्र केस होता है वो तो दोस्तों मेरठ षड्यंत्र केस ये 1929 में होता है। अब इसमें से कौन सा, कांग्रेस सोशल पार्टी का गठन? तो दोस्तों कानपुर सोशल पार्टी ऐसी कोई गठन है नहीं दोस्तों। इसमें से बस यही आते हैं, बाकी और तो कोई आता नहीं। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों ऐसे ही सेटअप होगा। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं इनको सही से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। तो इसमें से दोस्तों ये, हाँ कांग्रेस सोशल पार्टी का जो गठन हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1934 में। एक मिनट दोस्तों, 1934 में हुआ था। तो ये 1934 में। अब इनको मिलान कीजिए, सेटअप बैठाइए कैसे बैठेगा। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही बैठ रहा है वैसे देखा जाए तो पहले 4th नंबर आएगा, तो 4th में 1924 आ जाएगा। फिर इसके बाद आएगा दोस्तों दूसरा नंबर, यानी कि ये आ जाएगा 1928 नंबर आ जाएगा, 1928। तो ये इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा दोस्तों ये बैठ रहा है, ऑप्शन सी बैठ रहा है। फिर इसके बाद 110 नंबर प्रश्न आता है। 110 नंबर प्रश्न क्या है, ये है दोस्तों, बंगाल के राष्ट्रीयवादी मुसलमानों ने कब आहरार आंदोलन शुरू किया था? 1906 में, 1916 में, 1926 या 1936 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए होगा दोस्तों, 1906 होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 111 नंबर प्रश्न आता है। 111 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से है दोस्तों कि पूछा जा रहा है कि यानी एका आंदोलन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि दोस्तों 1921 से 22 में बंगाल में किसानों ने एका आंदोलन चलाया था। ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई ये सही है दोस्तों इसमें से, यानी कि जो 111 नंबर में नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा हमारा, ये नहीं होगा। ये दोस्तों तब नहीं हुआ था, यानी बंगाल किसान तब नहीं किया गया था। एका आंदोलन का प्रमुख नेता दोस्तों मदारी पाशी था। ये बिल्कुल सही, ये बंगाल में नहीं हुआ था दोस्तों, ये मदारी पाशी दोस्तों कानपुर के पास हुआ था। तो ये दोस्तों इसमें से हमारा 2 सही होगा। बाकी इसको एका के संदर्भ में हमें बताना तब जाके ये सही होगा। एका के संदर्भ ना बनाया होता ये, बाकी ये अलग से अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो सही है। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों दूसरा नंबर सही है, बाकी ऐसे अगर देखा जाए तो नंबर 1 वो भी सही है। तो इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन 2 सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 112 नंबर प्रश्न आता है। 112 नंबर प्रश्न क्या है, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं दोस्तों, तो इस वजह से थोड़ा पढ़ाने में कन्फ्यूजन होती आती है, तो काफ़ी ज़्यादा मिसस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसको बाद में सुधार भी दिया जाता है, उसमें से कोई दिक्कत नहीं लेने की आपको। ये वीडियो काफ़ी दोस्तों लंबे होते हैं क्योंकि आपको 140 क्वेश्चनों का सोल्यूशन कराना है, प्रैक्टिस कराना है। मैं चाहूँ तो उसका डायरेक्ट आंसर बता के भी निकल सकता हूँ, लेकिन क्यों ना उसके साथ सारी डिटेल फिल की जाए, जिससे दोस्तों आपका एक छोटा रिवीजन हो जाता है, पूरी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, हर चीज़ का इसमें से आपको दोस्तों मिल जाता है, रिवीजन हो जाता है एक तरह से कंप्लीट।
112 नंबर आता है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा, यानी कि विचार करना है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। या फिर दोस्तों इसमें से ये तो बात तो पूरी सही है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं। इस अधिनियम की स्थायी सरकार को परीक्षण के लिए 3 आयुक्त नियुक्त किए गए थे, ये भी सही है दोस्तों। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के पद से नीचे हो सकते हैं, ये बात सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 दोनों बस सही हो जाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 113 नंबर प्रश्न आता है। इसको हमको सेट करना है दोस्तों, 113 नंबर को इसको भी बनाना है कैसे करके। इनकी तो इनमें से जो हम लिखेंगे इनकी डेट लिख देते हैं, तो इनकी डेट लिखने से हमें कंफर्म हो जाएगा। तो इसमें से सबसे हम लिखते हैं कौन सा, अलीपुर। जो अलीपुर बम कांड हुआ था ये दोस्तों 1908 में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से यानी कि आता है कौन सा, जो चटगांव शस्त्रागार छापा होगा दोस्तों, ये कब होता है, ये दोस्तों होता है यानी कि 18 हाँ 18 यानी कि 1930 को होता है, ये दोस्तों 1930 को होगा। फिर इसके बाद काकोरी जो कांड होगा, इनमें से जो काकोरी डकैती होती है ये दोस्तों 25 में यानी 1925 में होती है। और जो इसमें से दोस्तों जो होता है कौन सा, डलहौजी स्क्वायर बम कांड होता है, ये भी दोस्तों होता है 1930 में होता है, लेकिन ये 25 अगस्त को होता है, 1930 25 अगस्त को, तो ये याद रखिएगा। और जो दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस है दोस्तों वो होता है कब, ये 1912 में होता है, यानी कि 1912 में। तो इसको अगर सेटअप किया जाए दोस्तों, तो इसको सेटअप के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो सही बैठ रहा है हमारा, वो कौन सा बैठ रहा है, वो दोस्तों बैठ रहा है यानी कि ऑप्शन सी 1 5 3 2 4 ऐसे बैठ रहा है। फिर इसके बाद 114 नंबर प्रश्न आता है। 114 नंबर प्रश्न क्या है, नीचे दिए कोड को दोस्तों सेटअप करना है, इसमें से कौन सा पहले हुआ था ये आपको सेट करना है। तो इसमें से कौन सा पहले हुआ था, तो इसमें से यानी खेड़ा सत्याग्रह या दोस्तों रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, या चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों इसमें से जो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था ये दोस्तों 1918 में हुआ था। और इसके बाद दोस्तों जो सन यानी कि जो आता है यानी खेड़ा सत्याग्रह, ये दोस्तों ये भी 1918 में ही होता है। और दोस्तों जो रायलट सत्याग्रह होता है ये 1919 में होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि पहले 4 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 115 नंबर प्रश्न आ जाता है। 115 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से दोस्तों यानी कि स्वतंत्र आंदोलन के इतिहास के राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों यानी 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि इस अधिवेशन में इनमें से क्या दोस्तों, इस अधिवेशन में क्या, ये आपको बताना है। तो इसमें से क्या था दोस्तों, यानी कि कांग्रेस उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की थी, ऐसा कोई नहीं था। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकृति दिया गया था, ये हाँ ये एक बात तो सही है, इसमें से दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यानी कि असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था, ये नहीं था। आंदोलन को गोल में सम्मेलन की भागीदारी के कराई थी, ये नहीं सही था, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कौन सा, 116 नंबर प्रश्न आता है। 116 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से दोस्तों इल्बर्ट विधेयक विवाद के ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था, भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव, या भारतीय सीमाओं की विशेषकर उत्तरी पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षा पर, या चूक, या दोस्तों सी तीसरा नंबर था सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घराने में दमन करना या उनका राष्ट्रीयकरण करना। इनमें से आपको दोस्तों कौन सा सही लग रहा है ये आप बताइएगा। तो दोस्तों इसमें से जो आता है यानी कि 116 नंबर का वो हमारा सही ऑप्शन वैसे आता है। तो इसमें से सही आंसर सिर्फ एक ही बैठ रहा है दोस्तों, ये वाला, तो ये वाला सिर्फ ऑप्शन ए में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से 117 नंबर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जवाहरलाल नेहरू का जीवन कार है, फ्रैंक मोरेसे, डॉम मोरेसे, लुई फिशर, या वेब मिलर। इनमें से आपको कौन सा सही लगता है, तो इसमें से जो सही आंसर है दोस्तों वह फ्रैंक मोरेसेस होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 118 नंबर प्रश्न आता है। 118 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से आपको बताना है नहीं सॉरी दोस्तों 100 हाँ ये 118 तो 100 ये अभी हम लोग कौन सा, हाँ 117 का नंबर कौन सा, ये ऑप्शन फ्रैंक मोरेसेस ये सही है। 118 नंबर मैं भूल गया कि मैंने सोचा कि कराया नहीं। इसका जो सही यानी कि प्रश्न पूछा गया, खिलाफत आंदोलन का यानी मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था, या फिर दोस्तों इस आंदोलन को पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ा दिया गया था। इनमें से हमारा कौन सा कथन सत्य है या गलत है, तो दोस्तों ये दोनों कथन बिल्कुल गलत है, पूरी तरह से गलत, इनमें से कोई तुगतान बैठ ही नहीं रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यानी कि 119 नंबर प्रश्न आता है। 119 नंबर प्रश्न क्या है,
इनमें से आपको बताना है कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, या दोस्तों साइमन कमीशन का गठन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश को प्राप्त राष्ट्रों संबंधन में एक रिपोर्ट तैयार करना था। इनमें से कौन सा था? तो दोस्तों इसमें से जो था दोस्तों वो सिर्फ दूसरा नंबर चाहिए था, बाकी ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है दोस्तों। साइमन कमीशन को जो मेन काम था वो राष्ट्रों को इकट्ठा करना था, तो वैसे देखा जाए तो जो ऑप्शन 2 है वो सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 120 नंबर प्रश्न आता है। इनमें से हमें मिलान करना, कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष। तो इसमें से कौन से अध्यक्ष कौन से करते हैं, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों जो 1905 में हुआ था वो बनारस में हुआ था, और उसको गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये दूसरा नंबर आता है 1906 में दोस्तों, ये कलकत्ता में हुआ था, ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। और 1910 में जो आता है दोस्तों वो दोस्तों यानी कि विलियम वेडमरमन ने किया था, ये इलाहाबाद में हुआ था। बाकी दोस्तों इसका और जो आंसर वो मैच ही नहीं कर रहा है दोस्तों, वो हमारा नहीं मैच कर रहा है, उसमें से नहीं आएगा। तो ये हमारा ये रास बिहारी बोस वाला ये नहीं होगा, ऑप्शन सी यही दोस्तों सही ऑप्शन होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 121 नंबर प्रश्न आ जाता है। 121 नंबर प्रश्न क्या है? यह है दोस्तों 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कौन सा प्रमुख समझौता संपन्न हुए थे? उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, इनमें से कौन सा है? इनमें से दोस्तों दोनों ही सही है हमारे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 122 नंबर प्रश्न आता है। 122 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना किन के नेतृत्व में की गई थी? वकार उल मुल्क मुस्ताद द्वारा, या नवाब सलीम उल आम द्वारा, या आगा खान द्वारा, या सर सैयद अहमद खान द्वारा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो नवाब सलीम यानी सलीम मुल्ला द्वारा होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 120 यानी कि वो 123 नंबर प्रश्न आ जाता है। 123 नंबर प्रश्न क्या है कि लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मन ने की थी। यह दोस्तों दूसरा आता है गदर पार्टी द्वारा लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की गई थी। इनमें से आपको कौन सा सही लग रहा है 123 का? जिसका जो सही आंसर लग रहा है दोस्तों वो बी से लग रहा है, तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 124 नंबर प्रश्न आता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकाना, राजमहल महेंद्र प्रताप, या अजीत सिंह? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सोहन सिंह भकाना द्वारा दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद 125 आता है निम्नलिखित में कौन सा क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत आए थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन आए थे? इन खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, हेमचंद कानूनगो, या दोस्तों अरविंद घोष? तो इसका दोस्तों हेमचंद कानूनगो जो दोस्तों पेरिस से दोस्तों ये दोस्तों कौन से ये सैन्य प्रशिक्षण को प्राप्त करके आए थे। फिर नेक्स्ट आता है प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से दोस्तों निम्नलिखित घटनाओं में से सही कालक्रम क्या है? दांडी मार्च, सती गोलमेज सम्मेलन, या दोस्तों मैकडोनाल्ड अवार्ड, या पूना एक्ट? इनको आपको सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए दोस्तों आप पहले इनके वो मालूम होना चाहिए क्या कैसे कौन सी घटना हुई थी। जो दोस्तों इसमें से हुआ था वो दोस्तों जो दांडी मार्च होता है वो दोस्तों 1930 में होता है। तो ये 1930 जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 1932 में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से जो आता है ये दोस्तों 16 यानी कि दोस्तों 16 अगस्त 1932 को होता है। और जो दोस्तों ये गोलमेज सम्मेलन होता है ये दोस्तों कब होता है? तृतीय गोलमेज ये 24 दिसंबर को होता है। और पूना पैक्ट जो होता है दोस्तों वो 25 सितंबर 1932 को होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जिसमें से हमारा बैठ रहा है वो आंसर दोस्तों वो ऑप्शन ए बैठ रहा है कि 1342 बैठ रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम बचा है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन और बचे हैं, टिके रहिएगा, आप प्रश्न करते रहिएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों को देखते रहेंगे तो आपकी ऐसे ही दोस्तों जीके और सब रेडी हो जाएगा, पूरी हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें से जो आता है दोस्तों 127 नंबर प्रश्न आता है। 127 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा, भीमराव अम्बेडकर द्वारा, घनश्याम दास बिड़ला द्वारा, या तेज बहादुर सप्रू द्वारा? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? वो महात्मा गांधी द्वारा होगा दोस्तों। फिर इसके बाद 128 नंबर प्रश्न आता है। 128 नंबर प्रश्न क्या है? वो दोस्तों ये है हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है दोस्तों कि 1937 में चुनाव को निम्नलिखित किन प्रांतों से में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी? संयुक्त प्रांत की, मद्रास की, पंजाब की, बंगाल की? इनमें से कौन में से दोस्तों कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो किस में नहीं बनी थी? तो दोस्तों ये दोस्तों बनी थी किस में से? ये पंजाब में नहीं बनती और ना ही दोस्तों इनकी बंगाल में बनती है। तो ये दोस्तों ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन डी दोस्तों 3 और 4 होगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 120 नंबर प्रश्न आता है। 120 नंबर प्रश्न क्या है? 120 दोस्तों, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, रास बिहारी बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पट्टवी सीतारामैया? तो 129 नंबर का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो ऑप्शन दोस्तों सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 130 नंबर प्रश्न आता है। 130 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत यानी प्रस्तावित पारित किया गया था? 1938 में, 1939 में, 1940 में या 1941 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 1940 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 131 नंबर प्रश्न आता है। 131 नंबर प्रश्न क्या है आपसे पूछ रहा है दोस्तों? 131 नंबर है दोस्तों, इसमें से आपको बताना है, इनको सेटअप बनाना है कि इसमें से क्या है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाने के पर तुरंत यानी भारत डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी सभी सदस्य भारतीय होंगे। तो दोस्तों इसका कौन सा सही होगा? तो इसका दोनों ही गलत है, इनमें से दोनों ही नहीं होंगे, तो ऑप्शन दोस्तों डी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 132 नंबर प्रश्न आता है। एक्सप्लेन करने का टाइम है नहीं, तो इस दोस्तों बस ऐसे पढ़ा दे रहे हैं आपको। इसमें से क्या आता है दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को दोस्तों दिवालिया होने वाला यानी कि बैंक कहा था? किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, पट्टभी सीतारामैया या चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही थी, यानी क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को। फिर इसके बाद दोस्तों आता है 133 नंबर प्रश्न आता है। यह निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवर्तक थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो 133 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होंगे। फिर इसके बाद 134 नंबर प्रश्न आता है। 134 नंबर, हाँ एक मिनट दोस्तों, जो यानी कि 133 नंबर का जो सही आंसर हमारा होगा वो दोस्तों ऑप्शन ए होगा, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दोस्तों ये दोस्तों क्रिप्स मिशन के वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवर्तक थे। बहुत मिस्टेक हो गई थी, इस जगह थोड़ा मिस्टेक हो गया था। फिर तो इसका जो सही आंसर कौन सा होगा वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होगा। फिर इसके बाद 134 नंबर प्रश्न आता है। 134 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से दोस्तों यानी कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली या जवाहरलाल नेहरू? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 134 में इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन कौन सही होगा? वो डी होगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद 135 नंबर प्रश्न आता है। 135 नंबर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित कौन सा सुलिखित नहीं है? बलिया, चित्तू पांडे या सतारा दोस्तों वी.आई. चौहान या दोस्तों तामलुक यानी मातंगी हजारा? इनमें से कौन सा हमारा यानी कि मिलान है? तो दोस्तों इसमें से सही दोस्तों सुलिखित नहीं है, वो तामलुक दोस्तों मातंगी हजारा, ये दोस्तों माल नहीं है। ये दोस्तों बंगाल के मिदानपुर तामलुक नामक स्थान पर सतीश सावंत के नेतृत्व में समांतर सरकार गठन किया गया था। इस सरकार को जातीय सरकार भी कहा जाता है। तो इसका जो दोस्तों दो ऊपर के दोनों वो सही होते हैं, यानी एक और दो सही है, बाकी ये नीचे वाला दोस्तों नहीं सही है। फिर इसके बाद दोस्तों 136 नंबर प्रश्न आता है। इनमें से आपको बताना है दोस्तों CR फॉर्मूला, लिकायत अदली, देसाई पैक्ट या वेविल योजना? इनमें से आपको बताना है, चॉइस करना है कौन सा सही होगा। तो इनकी डेट आपको बतानी पड़ेगी, यानी कि दोस्तों जो वेविल योजना थी ये 14 जून 1945 को आती है, ये 1945 को आती है और 14 जून को तब आती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है यानी कि लियाकत अली। दोस्तों ये लियाकत अली आता है, ये भी 1945 में ही आता है, ये 1945 में आता है, अप्रैल में आता है। फिर इसके बाद CR फार्मूला जो आता है ये 1944 में आता है, ये 1944 में आता है। तो ये ऐसे याद करिए, तो इसका जो सेटअप बैठेगा वो बैठेगा दोस्तों 1 2 3 ही बैठेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 137 नंबर प्रश्न आता है। 1945 में हुए शिमला समझौता सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, सिखों के प्रतिनिधि, हिंदू महासभा या अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि? इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हिंदू महासभा होगा। ये दोस्तों इन्होंने भाग नहीं लिया था, बाकी सबने भाग लिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे, मेहनत अच्छी लगी और टेस्ट अच्छा लगा है
टेस्ट में फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि टेस्ट कैसा लगा। अगर आप लोगों को टेस्ट अच्छा लगेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे या कमेंट करके बताएंगे, तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट वो ऑलरेडी आपको कराऊंगा। तो आप कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन का पैटर्न बताइएगा, कैसे क्वेश्चन रहे कैसे नहीं रहे। फिर इसके बाद 138 नंबर प्रश्न आता है। इनमें से क्या है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इसमें से? पाकिस्तान की मांग को नकार दिया था, या दोस्तों भारतीय संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी, या संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। तो इस 138 का जो सही आंसर वैसे आता है तो वो दोस्तों हमारा आता है, वो ये तीनों हो आते हैं दोस्तों, तीनों बात बिल्कुल सही कह गई थी कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के बारे में। फिर 139 नंबर प्रश्न आता है। 139 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत के आज़ादी के समय निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य जे बी कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आचार्य जे बी कृपलानी जी होंगे। फिर 140 नंबर प्रश्न होता है। इस टेस्ट का सबसे लास्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था? गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, पटेल रेजिमेंट या आज़ाद रेजिमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो पटेल रेजिमेंट नहीं गठित किया गया था, बाकी गांधी रेजिमेंट था, नेहरू रेजिमेंट था, आज़ाद रेजिमेंट था। तो ये थे दोस्तों 140 प्रश्न। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, टेस्ट सीरीज भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो आर ओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके पास भी ये वीडियो भेजिएगा ताकि उन्हें पता चले कि क्वेश्चन किस लेवल के बनते कैसे आते हैं। और भी चैनल को हमारे रेफ़र कीजिएगा, दूसरों को पास भी भेजिएगा शेयर करने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगले टेस्ट के लिए भी बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।